तीन सवाल को लेकर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, जिस तरीके से आरोप लग रहा है वो देखकर क्या भारत की विदेश नीति को कमजोर कहना कांग्रेस की एक सियासत है? क्या सियासती सवाल है? दूसरा सवाल, क्या इजरायल युद्ध के मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल प्रासंगिक है? जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इससे पहले भी भारत ने इस तरीके की भूमिका रखी है, उसका फैक्ट चेक भी हम इस चर्चा के दौरान करेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है, तो तीसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को दुनिया का समर्थन मिला है? यह सबसे अहम सवाल दरअसल इस चर्चा में हो सकता है। शुरुआत करेंगे सैयद जफर इस्लाम से। जफर इस्लाम, आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट देखा होगा, उस पर निशिकांत दुबे का जवाब भी है, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन सवाल उनका यह है कि जब इजरायल अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहा है, ईरान पर हमला कर रहा है, जिस तरीके से गाजा में 60,000 पैलेस्टीनियन नागरिकों को वहां से बेदखल करने में इजरायल के हमले शामिल है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि इट इज शेमफुल एंड डिसअपॉइंटिंग दैट आवर गवर्नमेंट हैज चोजन टू एब्सटेन ऑन यूएन मोशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। भारत उस रिजोल्यूशन में गैर हाजिर होना, ये भारत के लिए बिल्कुल निराशाजनक, भारत की भूमिका, और उसके साथ साथ शेमफुल भी है। ये कांग्रेस की भूमिका इस पर नजर आती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कांग्रेस में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे हैव नो लेग टू स्टैंड, मतलब उनकी बातें खोखली होती हैं। उनके समय में भारत जो है एक ऐसा मुल्क था जो दुनिया में एक कमजोर मुल्क की तरह देखा जाता था, जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता था, और जो फैसले होते थे वो किसी न किसी दबाव में होते थे। कोई ऐसा फैसला नहीं होता था जिसमें भारत देश खुद से अपने आप फैसले ले सके। आज की जो हालात ये है कि आज देश में एक सरकार ऐसी है जो मजबूत सरकार है, पूरा जनता का समर्थन है, पूरे दुनिया में इस मजबूत सरकार ने देश का बोलबाला किया है, और कभी भी किसी भी समय जो भी फैसले लेने हो, जो देश हित में फैसले हो, देश का जिससे फायदा हो, वो प्राथमिकता रहती है, और देश हित के में फैसले लेते हैं। देश को सर्वोपरि मान के फैसले लिए जाते हैं। इसमें कोई किसी और नजरिए से देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, देश ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पेस में जो है आज उसका एक वजन है, और इसी वजह से आज दुनिया जो है भारत को दूसरे नजरिए से देखता है, जो पहले एक कमजोर देश की तरह देखा जाता था। आज आप छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए साहिल जी, आज G7 की जो मीटिंग है, कई कांग्रेस ने स्पेकुलेट कर रहे थे कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, लेकिन हम परमानेंट इन्वाइटी की तरह है 2019 से, और इसको कभी भी इसी नजरिए से देखना चाहिए कि हमारा जियोपॉलिटिकल वेट बढ़ा है, हमारा उस स्पेस में हम एक रेलेवेंट रहे, हमारा जो है स्टैंड जो है वो दुनिया इसको देखती है उसी नजरिए से कि भारत है। इसलिए इसीलिए जफर इस्लाम करते हुए सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, भारत की ऊंचाई बड़ी है, भारत एक मजबूत देश की तरह देखा जा रहा है, ये सब चीज अगर हम मान भी ले, इसीलिए सवाल यह उठता है कि ऐसे समय पे जब भारत को एक भूमिका लेनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने की कोशिश कर रही है कि क्या उस वक्त यह भूमिका लेना जरूरी है, खास करके इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जब यूएन में यह प्रस्ताव आ रहा था कि सीज फायर होना चाहिए, अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए, तब एब्सटेन रहने के बजाय एक भूमिका लेना जरूरी था, जो इससे पहले भारत कई बार ले चुका है। यह सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब मैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के जनरल असेंबली में भारत के तरफ से गया था, तो उसमें मैंने देखा ये कि ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, और जो देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और सरकार की तरफ से बार बार जो सिचुएशन को देखते हुए जो फैसला लिया जाता है, और कई बार आपको एब्सटेन करना पड़ता है, कई बार वोट करना पड़ता है, कई बार आप नहीं वोट करते हैं, उसके अगेंस्ट में करते हैं, ये सारी चीजें मैंने जैसा पहले कहा, वो हालात को, बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, हालात को देखते हुए, उस वक्त के हालात को देखते हुए, और भारत का पक्ष, भारत के हित कहां पर है, उसको देखते हुए फैसला लिया जाता है। और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल एजेंडा, कोई एजेंडा नहीं होता, सिर्फ एजेंडा एक ही होता है, देश मजबूत रहे, देश के हितों की सुरक्षा होती रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि जो फैसले होते हैं देश के हित में हो, तो वो सही देश के हित में फैसले होने चाहिए, और देश के हित में फैसले होना चाहिए। आप अपना
पर्सनल एजेंडा कुछ कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश का हित रखना चाहिए, ये सही बात है। अब आलोक शर्मा, बहुत सारी चीजें जो कहते हैं, बीजेपी का आरोप है जैसे कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा हो सकता है। जो G7 के बारे में, इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में आपका कोई मुझे पर्सनल लगता है कि एजेंडा हो देश, सकता है। बीजेपी ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट भी सुननी चाहिए जो बहुत पहले उन्होंने दी थी अरबों के पक्ष में। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कोई ना कोई अपना एजेंडा रहा होगा। मतलब हर चीज को आप एजेंडे के में तोल दीजिए, आपको एबीसी विदेश नीति की पता नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि देश सर्वोपरि ना होकर व्यापार सर्वोपरि हो गया, देश सर्वोपरि ना होकर अडानी सर्वोपरि हो गया। श्रीलंका जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे तो कोयले की खदानें दिलवाएंगे। हालत यह है कि आज सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमजोर सरकार है, और हालत यह है कि पूरी विदेश नीति जब दो रुपल्ली के ट्रोल्स के हाथ में चली जाए और कुछ मीडिया के लोग जो है पूरी विदेश नीति को चलाने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर विदेश नीति का भट्टा बैठना तय था। इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गई ये इस सरकार की विदेश नीति। आईएफएस ऑफिसर जो विदेश की में जाकर जॉब्स करते हैं, अपना एम्बेसडर के तौर पर देश की बात करते हैं, आज उनका धंधा एक ही रह गया, केवल मैं धंधा इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, कि वो मोदी जी के लिए भीड़ जुटाएं और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवाएं, कुछ वहां पर एयरपोर्ट पर नाच गाना बाजा इस तरह की चीजें हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, और यही काम रह गया उनका केवल। अरे अभी भी आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही आपको? अडानी के व्यापार के लिए पूरी विदेश नीति आप लोगों ने खोखली कर दी। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते घूम रहे हैं आप। जो बाइडेन ने क्या किया फिर आपके साथ? कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आपके भेंट चढ़ गया व्यापार के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर में एक पड़ोसी देश तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। हालत यह है कि सरकारों को जाकर विदेश की भूमि पर कोसिए। 2014 से पहले हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती थी मोदी जी को। आपके पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई, और हालत यह है कि 9 साल में 30 सम्मान लेने वाले मोदी जी, जरा ये तो बता दीजिए टैक्स पेयर्स का पैसा क्या सम्मान के लिए था? ये पूरा 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। चीन को क्लीन चिट दे दूंगा मैं, पाकिस्तान में सीज फायर अमेरिका करा देगा, रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, यूएस से बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगा लगाकर हमारे नागरिकों को भेज रहा है, और ये लोग यहां पर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी 56 इंच का सीना, बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगाकर। जिस तरह से ट्रंप सरकार ने भेजा है पूरे विश्व ने देखा है। क्या नेपाल के नागरिकों को भेजा? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका ने भेजा? अरे विदेश नीति का आप लोगों ने भट्टा बैठा दिया पूरी तरह से। आज हालत यह है कि G20 सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे। खर्च हुआ G20 के समिट से, क्या मिला? लेकिन मेरे दो स्पेसिफिक सवाल है जिसको लेकर 1 मिनट केवल मैं अंतिम बात पूरी कर लूं, फिर मैं दोनों चीजों पर आता हूं आपके सवाल पर भी। साहिल जी, मैं पहली बात पूछना चाहता हूं, G7 में क्या गिड़गिड़ाकर न्योता लेना जरूरी था? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेश मंत्री वहां पर 1 हफ्ते तक डेरा डाले रहे थे? मुझे जवाब देने उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया। अरे भाई, जो बाइडेन के टाइम पे 2.5 साल तक आपको एम्बेसडर नहीं दिया अमेरिका ने। चलिए, सबसे बड़ा, चलिए जफर इस्लाम आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद में अपना सवाल 2.5 साल तक अमेरिका ने एम्बेसडर नहीं दिया। सैयद जफर इस्लाम, 1-1 साल में वीजा के इंटरव्यू आ रहे हैं और ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग गिरवा दी, केवल 2 रुपये ट्रोल्स के हाथ शर्मा जी जवाब सुन चली गई। जफर इस्लाम, आज ये देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये विदेश नीति के बारे में कम, ये अपने पार्टी की नीतियों के बारे में और जो उनका एजेंडा है उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। देश के नागरिकों से अगर आप पूछिए, मैं इनको छोड़िए, इनका जो विचार है वो तो होगा ही, नेगेटिव नकारात्मक विचार होगा, लेकिन देश के आम नागरिकों से जब आप पूछेंगे, एक्सपर्ट्स से पूछेंगे, जो हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे पूछेंगे, और खास के फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे, तो उनको एहसास होता है इस बात का कि देश मजबूत हो रहा है, एक मजबूत लीडरशिप के हाथ में देश है, और देश का जो है सम्मान पूरे अरे देश। प्लीज बीच में मत बोलिए आलोक जी, मैं नहीं बोलता आपके बीच में। अरे आप गजब और तब आप बात अपने समय पे कीजिएगा, मैं अपने समय में बात कर। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं आलोक जी उस पर आने वाले हैं। आलोक जी सबको आपके बीच में कोई नहीं आया था, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा सर जी। देखिए क्या है, जरा जफर इस्लाम जी वो भी बता दीजिए। आपने कहा ना कि आपने जो कहा, एक मिनट आलोक शर्मा जी, 1 मिनट, आपने जो कहा कि ये पर्सनल एजेंडा हो सकता है, आपका इशारा किस तरफ था?
यानी पैलेस्टाइन और ईरान के खिलाफ, ईरान के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ बात करना कोई पर्सनल एजेंडा, मतलब आपका 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 इशारा किस तरफ है, जरा वो बता दीजिएगा, तो उस पर जरा प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं हम। देखिए मैं ये, क्योंकि आमतौर पर इसका जो कांग्रेस का ना वो कोई स्टैंड का कोई ये नहीं है। सुनिए एक मिनट देखिए, मैं कांग्रेस के स्टैंड के बारे में और उनके ओपिनियन के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते कि इसलिए कि देश जानता है कि उनके समय में देश कितना कमजोर देश था। लेकिन आज जो आपने जो सवाल कहा, हमने बराबर आज भी प्रधानमंत्री जी, अरे प्लीज तो बेड़ियां लगकर आएंगी आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा आलोक जी बीच में मत बोलिए, वॉर के खिलाफ है, समय चला गया, वॉर के खिलाफ है। मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का पूरा मौका, इस तरीके से डिबेट खराब हो जाए प्लीज। ये वो लोग हैं जो देश को लूट के भी आज आवाज ऊंची आवाज से बात करते हैं। खैर ये लोग ये वही लोग हैं जो देश को कमजोर, ये वही लोग हैं जो देश को लूटा और कमजोर किया और देश को जो है नस्तनाबूद करने के लिए विदेशी ताकतों पे छोड़ दिया। ये लोग उसके स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, इसलिए मैं इनसे विनती करता हूं कि अपने समय बोलिएगा। देखिए मैं जो साहिल जो आपने सवाल किया आपने उसमें आज फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा अपना स्टैंड हमने बार बार स्टेटमेंट के द्वारा क्लियर किया है कि हम लड़ाई के पक्ष में नहीं है, हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए हम बराबर पैरवी करते हैं और ये हमारा स्टैंड है। लेकिन कोई किस चीज पे हम वोट दे रहे हैं, किस चीज पे नहीं दे रहे हैं, कहां पर हम अब्सटेन कर रहे हैं, ये विदेश नीति का एक तरीका है, एक पॉलिसी है कि कहां पर आपको अब्सटेन करना है, कहां वोट देना है, कहां नहीं देना। ये हर सरकारों ने इस चीज को फॉलो किया है। लेकिन किस लिए फॉलो किया ये जरूरी है। हमने देश के हितों को रक्षा करने के लिए फॉलो किया है, हम किसी को गुलामी करने के लिए नहीं फॉलो किया है। जो कांग्रेस गुलामी करती थी उस तरह की गुलामी नहीं कर सकते। हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, देश को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हमको। अरे भाई देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास खंगाल के देख लीजिए, नहीं इतिहास खंगाल के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास खंगाल के देख लीजिए कि जो नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का इतिहास खंगाल के देख लिए, कभी भी देश के हित में कोई स्टैंड लेने वाली सरकार नहीं रही। ये कमजोर लोग थे और देश को भी कमजोर रखा था। आज देश मजबूत है, पूछलिए जिससे एक्सपर्ट से पूछना, यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। सरकार को पैलेस्टाइन के पक्ष में और यूएन के रेजोल्यूशन में मतदान करना चाहिए। आपकी भूमिका क्या है? एक मिनट, कांग्रेस की भूमिका क्या है? एक मिनट, सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की भूमिका क्या है? क्या फिलिस्तीन के सपोर्ट में, इस सीज फायर के सपोर्ट में, यूएन में रेजोल्यूशन में भारत को मतदान करने की जरूरत थी? आपकी भूमिका यह है, नंबर एक। और नंबर दो, आपने कहा कि 23 नागरिक सम्मान जो मिले वो पर्सनल एक तरीके से उनकी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो देश का भी सम्मान होता है। पिछले 9 साल में मिले हैं तो उसको लेकर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मैंने टिप्पणी मुझसे सवाल है, अगर वहां पर सम्मान मिल रहे हैं तो नहीं, ये आलोक जी को लेकर देश के वो प्रधानमंत्री, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उनमें से 30 देशों में से कितने लोग आए हमारे साथ? 29 देशों में एक ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए। अमेरिका में भी पूरी कांग्रेस के अंदर वहां पर वाहवाही हुई थी, लेकिन क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि हमने डांट कर इनको व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर बंद करा दिया। अगले ही दिन करोड़ों रुपया उसको वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से मिल जाता है। अमेरिका के लोग तमाम लोगों के लिए व्यापार के रास्ते खोल देते हैं और यहां तक कि पाकिस्तान को यूएन की तमाम जो बॉडीज हैं, एंटी टेररिस्ट बॉडीज हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट और तालिबान के एंटी में प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और फिर ये कह रहे हैं कि साहब 30 सम्मान मिल गए हमें। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, सम्मान मिल गए, लेकिन देश के लिए उन सम्मानों का क्या फायदा हुआ? इसके ऊपर उत्तर दीजिए ना। आप क्यों नहीं बताते आप कि क्या हुआ वहां पर? आपने कौन सी शर्तों पर सीज फायर किया? डीजीएमओ ने कर दिया। मतलब सरकार इतनी कमजोर है, देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि इतना बड़ा फैसला डीजीएमओ ने लिया। लज्जा नहीं आती थोड़ी सी इनको, बीजेपी के प्रवक्ताओं को? शर्म से चुल्लू भर। जफर इस्लाम जल्दी से जवाब 30 सेकंड में। उसके बाद सुशांत सरीन के पास मुझे जाना है क्योंकि उनके ओआरएफ का एक रिपोर्ट मेरे पास है, उसको लेकर उन्हें सवाल पूछना है मुझे।